रामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक मेहनती चिड़िया रहा करती थी। वह अपने खेत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वह खेत साहूकार कड़कनाथ सेठ के यहाँ गिरवी रखा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन कड़कनाथ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन। आ रही हूँ सेठ जी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए कड़कनाथ सर जी, पानी पीजिए आप। कड़कनाथ सेठ की नजर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, वो टुनटुनी की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मेरा ब्याज कब देगी? कड़कनाथ सेठ जी, अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया ब्याज के पैसे लाकर कड़कनाथ सेठ को देती है। सेठ जी गिन लीजिए, पूरे पैसे है ना? ब्याज पूरा भी है। लेकिन टूनी चिड़िया, तेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, क्या इसकी शादी के बारे में तूने नहीं सोचा? हाँ सेठ जी, एक अच्छे चिड़े की खोज में तो लगी हूँ। जल्द ही जैसे कोई अच्छा चिड़ा मिल जाएगा तो मैं इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। लेकिन वह रास्ते भर टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी टुनटुनी चिड़िया का चेहरा ही घूम रहा था। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। टूनी चिड़िया अगली फसल की तैयारी करती है। टुनटुनी बेटा, इस बार हम फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे फसल भी अच्छी होगी। और अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार कड़कनाथ सेठ का पूरा कर्जा चुका देंगे और अपने खेत भी छुड़ा लेंगे। हाँ माँ, कड़कनाथ सेठ का बार बार अपने घर पर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से भी देखता है। बेटा, तेरी यह बात तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों खेतों में काफी मेहनत करेंगे। और कुछ दिनों के बाद खेतों में फसल लहरा उठी। माँ, इस बार अपने खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मैं भगवान से इस बार प्रार्थना करती हूँ कि खेत से फसल ठीक ठाक तक घर पहुँच जाए। माँ, तुम घबरा क्यों रही हो? खेत में एक फसल तो पक गया, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पर पहुँचा देंगे। हाँ बेटा, इसीलिए तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। तो टूनी चिड़िया का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए तो डर रही थी, लेकिन भगवान ने इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम कड़कनाथ सेठ को कर्जा कैसे देंगे? उसे ब्याज पे पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब तक बारिश थमती है, तब तक टूनी चिड़िया की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी कड़कनाथ ने टूनी चिड़िया के घर आता है और टूनी चिड़िया को फसल बर्बाद होता देखकर कहता है, टूनी चिड़िया, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई। मुझे मेरे ब्याज का पैसा चाहिए। उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज ही लेकर जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ब्याज कहाँ से दूंगी? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं आपका ब्याज कैसे चुकाऊं? कड़कनाथ सेठ कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कराऊंगी। और आपने सोच भी कैसे लिया? अपनी उम्र का लिहाज तो कर लेते। तो ठीक है, अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी तो मेरे ब्याज के पैसे अभी दे। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती तो मैं तेरे गिरवी पड़े खेत भी तुझको दे दूंगा। कड़कनाथ सेठ जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं है। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। इस डाल पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे एक झोले में डाल दूंगा। अगर बेटी ने सफेद पत्थर निकाला तो मैं तेरे खेत छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले इस झोली में से तो मैं उससे शादी कर लूंगा। टूनी चिड़िया बहुत सोच समझकर कड़कनाथ सेठ की शर्त को हाँ कर देती है। उसके बाद कड़कनाथ सेठ 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है और टुनटुनी चिड़िया देखती है कि कड़कनाथ सेठ ने दोनों ही काले पत्थर झोली में डाले हैं।
कड़कनाथ सेठ जी, लाइए मैं पत्थर को निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया झोले में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कम्बक, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकाल कर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग का पत्थर निकाला? तो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए इस झोले में कौन सा पत्थर है। साहूकार, झोले में से तो काला ही पत्थर निकला है। वह शर्त हार चुका था और वह टूनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। इस तरह टुनटुनी अपनी समझदारी से कड़कनाथ सेठ से अपनी शर्त जीत जाती है और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। और सुनो सुनो, जंगल के सभी वासी सुनो। आज दोपहर ठीक 12 बजे राजा जी ने अपने महल में एक सभा का आयोजन किया है। इसीलिए सभी पक्षियों को ये सूचित किया जाता है कि दोपहर ठीक 2 बजे आप सभी राजा के महल में पहुंच जाएं। साथियों, अभी दोपहर होने में समय है, तब तक हमें अनाज ढूंढने के लिए जाना होगा। हाँ लाडो, अनाज लेकर वापस आते आते तो फिर हो जाएगी और आते ही हम सब मिलकर राजा जी के महल में जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर हम चलते हैं। सारे अनाज की खोज में निकल पड़ते हैं और फिर अनाज लेकर वापस आते आते उन्हें दोपहर हो जाती है। सारे पक्षी अपना अपना अनाज अपने अपने घोंसले में रख देती हैं और राजा जी के महल में पहुंच जाती हैं। लगता है सारे पक्षी आ गए हैं। मैं सभा को शुरू करता हूँ। इधर चील राजा आपस में ऐसे बातें ही कर रहा था कि उसने देखा हाँ सारे पक्षी इकट्ठा हो गए हैं। फिर राजा अपना भाषण स्टार्ट करता है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल ठंड के मौसम में हमारे जंगल में जिन जिन पक्षियों के बच्चे 1 साल के हो गए हैं, उनके लिए एक कंपटीशन का आयोजन करते हैं। इसमें जो पक्षी भाग लेते हैं उन्हें 1 हफ्ते में अपने माँ बाप की मदद के बिना ही नया घोंसला बनाना पड़ता है और पूरे हफ्ते के लिए अनाज और पानी की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है और जो भी संकट आए उसका सामना भी खुद ही करना पड़ता है। और फिर इस कंपटीशन में जो भी पक्षी जीता है उसे मेरी तरफ से एक इनाम मिलता है। तो हर साल की तरह इस साल भी हम इस कंपटीशन का आयोजन करने जा रहे हैं। आज से ठीक 2 दिन बाद यह कंपटीशन शुरू होगा। तब तक आप अपने बच्चों को कंपटीशन के बारे में सब कुछ सिखा सकते हो। उसके लिए आप अपने बच्चों के नाम सुंदर उल्लू के पास दे। यह राजा भीना पागल है, पहले नहीं बता सकता था जिन जिन पक्षियों के बच्चे 1 साल के ऊपर के हो गए हैं सिर्फ उनके लिए ही सभा बुलाई है। खामखा मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया। मेरी अच्छी खासी दोपहर की नींद भी खराब हो गई। लाडो, रानो और गौरी के बच्चे 1 साल के हो गए थे। लाडो और रानो ने अपने अपने बच्चों के नाम सुंदर उल्लू के पास लिखा दिए थे, लेकिन गौरी अपने बच्चे का नाम देना नहीं चाहती थी। अरे गौरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम हमारे बच्चों का नाम कंपटीशन के लिए क्यों नहीं दे रही हो? इसमें हमारे बच्चे का ही फायदा है। आप चुप रहो। मेरे बच्चे भले ही 1 साल के हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए वो अभी भी बच्चे हैं। मैं मेरे लाडले बच्चे को 1 हफ्ते के लिए मुझसे अलग नहीं कर सकी। अरे गौरी, माँ बाप जिंदगी भर बच्चों के साथ नहीं रहते। कभी न कभी बच्चों को अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना पड़ता है। नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। कालू गौरी की बात ना मानते हुए महल जाकर अपने बच्चों का नाम जाकर लिखा देता है। इधर रानो और लाडो 2 दिनों में अपने अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयारियां कराना शुरू कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं और कंपटीशन शुरू होने का दिन आ जाता है। आपने मुझे बिना बताए मेरे बच्चों का नाम देकर अच्छा नहीं किया कालू जी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हें जितना आता है उतना ही करना और जीतने की टेंशन मत लेना। तुम हार भी गए तो भी कोई चिंता नहीं है, मैं हूँ ना तुम दोनों को संभालने के लिए। इधर तीनों बच्चों को अपना अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ दिया जाता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। भैया, हम हमारा घोंसला कौन सी चीज से बनाने वाले हैं? हम हमारा घोंसला लकड़ी से और बेल से बनाएंगे। चलो हम सामान इकट्ठा करने चलते हैं। भैया, हम हमारा घोंसला घास फूस से बनाते हैं। चलो हम घास फूस इकट्ठा करते हैं।
और जग्गू, हमारा क्या प्लान है? मुझे नहीं पता, माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब हम यहाँ पर आसपास जो भी मिलेगा हमें उसी से ही हमारा घोंसला बनाना पड़ेगा। पिंकी और टीलू वहाँ से निकलकर घोंसला बनाने का सामान जमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वह सामान के साथ साथ अनाज और पानी लेकर भी आते हैं। बंटी और बबली भी सामान लेकर अपने अपने पेड़ पर आ जाते हैं। इधर जग्गू और गोलू आसपास पड़े हुए सामान को लेकर एक ही दिन में अपना टूटा फूटा घोंसला बना देते हैं। अरे बंटी और ये सारे बच्चे लाड़ो और उनके बच्चों की तारीफ कर रहे थे। बच्चे कंपटीशन जीतने की वजह से बहुत खुश थे। काश मेरे भी बच्चे होते, मैं भी उन्हें सब कुछ सिखाती।